उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर निकाय के चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि 5 साल तक एक नेता अपने गढ़ को संभालता है, अपने क्षेत्र को संभालता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो जनता की होती हैं क्या उनको मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, या फिर बात करें जनता की कि जनता का जो हक है, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनको पता है या नहीं पता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी बड़ी हस्ती मौजूद हैं जो आरएलडी के वरिष्ठ और बड़े नेता कहे जाते हैं। इसी के साथ में वो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं गाजियाबाद के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुंवर अय्यूब अली। कुंवर अय्यूब अली हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए उनसे हम बात करते हैं। कुंवर साहब, कैसे हाल चाल हैं आपके? बहुत बढ़िया है, आप बताइए। जी, आज आपसे रूबरू हुए हैं और बात करेंगे चुनावों को लेकर के जी कि उत्तर प्रदेश में चुनावियों की जो तैयारियां हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 5 साल एक नेता अपने क्षेत्र को संभालता है तो लोगों की शिकायतें होती हैं, जैसे उनके पास पहुंचते हैं कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ या मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिली। पहले तो इनके बारे में जानेंगे आप। देखिए, नगर पालिका या टाउन एरिया या नगर निगम में काम करने का इतना मौका है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता है तो वो एमपी एमएलए से बेहतर सेवा अपने शहर की कर सकता है। बिल्कुल। लेकर के नाली खरंजों से पानी है, बिजली है, आपका सड़क है, स्कूल है, आपका पार्किंग है, आपकी सफाई है, जो बेसिक चीज़ हैं जो डेली यूज में आती हैं, वो सब नगर पालिका और टाउन एरिया उनको कंट्रोल करता है। जी। जनता को, चाहे आपका राशनिंग हो, चाहे आपको गैस का सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं आदमी के जीवन को चलाने के लिए, वो नगर पालिका और टाउन एरिया के लोग उनको कंट्रोल करते हैं। जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले नगर पालिका, टाउन एरिया या नगर निगम, इनमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम करने की कोई आदत नहीं है, उन्हें बिना करे हुए वोट मिलता है। बिल्कुल। उनके पास एक ऐसा मुद्दा है जिसका तोड़ अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब लड़ाई कहीं होती है तो वो सीधे सीधे लड़ाई भगवान रामचंद्र जी से उसको करने का काम कर देते हैं। इसलिए भाजपा के लोग काम नहीं करना चाहते, ना ही करने देते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब गांव देहात का आदमी, जो छोटा टाउन एरिया बना है, उनकी आबादी बहुत बड़ी हो गई है। जैसे हमारा डास नहीं है जी, आपका पिलखवा है, लौनी है, मुरादनगर है, मोदी नगर है, आपका पतला है, आपका निवाड़ी है, आपका फरीद नगर है। अगर हम अपने ज़िले गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद ज़िले में मोर देन 50% आबादी अब शहरी आबादी। और शहर में बेसिक इम्यूनिटीज़ जो हैं, जो लोगों का पलायन हुआ गांव देहात से, वो इसलिए हुआ कि गांव देहात में वो सुविधाएं नहीं थी जो सुविधाएं हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को चाहिए। सही बात है। जी। अच्छा कुंवर साहब, ये जानेंगे कि जैसे ये तो अभी आपने नेताओं की बात कर दी कि नेताओं कैसे काम करते हैं या नहीं कर पाते या कैसे होता है, लेकिन अगर हम जनता की बात करें, क्योंकि जनता वांछित रह जाती है विकास को लेकर के, बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो जनताओं के क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको अगर काम करना है तो किस तरह से वो काम करा सकते हैं, क्योंकि एक नेता के साथ एक अधिवक्ता भी हैं, तो उनको क्या चाहिए कि किस तरह से वो किसी भी अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसकी शिकायत कहाँ करें या कैसे करें, इस बारे में थोड़ा सा जानें। देखिए, मेरा मानना यह है कि देखिए, अब जो ज़माना है वो पुराना ज़माना नहीं है। जनता के पास बहुत अधिकार है और बहुत हथियार है। ये 5 साल का हथियार नहीं है। अगर जनता जागरूक है तो ना तो कोई नेता बेईमानी कर सकता, बिल्कुल, ना ही पक्षपात कर सकता। आज आरटीआई है, एनजीटी है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमेन राइट कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, SC/ST कमीशन है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें अपनी बातों को मजबूती से उठाया जा सकता है। बिल्कुल। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता के साथ साथ आप आरटीआई
का भी इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल, आप एनजीटी का भी इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल। और ये जनता का काम है। आप एज ए पत्रकार नहीं करते ये काम, एज ए दासने के एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हो। अभी तो कहीं ना कहीं तो इसमें अगर बात की जाए विकास हुआ नहीं हुआ, तो इसमें तो जनता की भी गलती मानी जाएगी ना, जब वो नहीं, जनता को देखिए, जो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते उनको अधिकार नहीं मिलते, नहीं मिलता। ये है मेन जो ये बात है। आप राजनीति में देख लीजिए, जैसे खास तौर से हमारे मियाँ भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो ये राजनीति में जागरूक नहीं रहते, इसलिए इनको राजनीति में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो लोग राजनीति में जागरूक हैं, मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, नज़र घुमा करके देखें तो उनको जितना उनको मिलना चाहिए था उनसे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो जागरूकता ही होती है। और जनता अगर जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर अपने चेयरमैन पर दबाव बनाए, पार्षद पर दबाव बनाए, काम कराए लोगों के, बच्चों के लिए बढ़िया सड़कें हों, बढ़िया स्कूल हों, बिजली का बढ़िया इंतजाम हो, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हों, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा हो। ये क्या चाहिए आदमी को? ये तो बेसिक चीज़ है। अगर हम लोग होता क्या है मोस्टली, कई बार जैसे लोगों के पास पहुंचते हैं तो उनको केवल ये नज़र आता है कि सड़कें नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी, पानी नहीं पहुंचा, बिजली के खंभे नहीं लग पाए, लेकिन केवल इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जो अधिकार हैं, आपने कहा जागरूक नहीं होंगे तो वो अधिकार कहाँ से मिल पाएगा। तो इसके आगे की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब उन्हें यही नहीं पता है कि हमें शिकायत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो उनको ये जो शिकायत का जो माध्यम है या जागरूक करने का माध्यम, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इग्नोरेंसी ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मान लो आप कह लगो मुझे कानून की जानकारी नहीं है इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, तो उससे आपका बचाव नहीं हो सकता। आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप नहीं जानते तो आपको जो जानकार आदमी है, मान लीजिए डॉक्टर बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते? बिल्कुल। मुकदमा लड़ता तो वकील के पास जाते कि नहीं जाते? अगर कोई पुलिस जाती करती है, प्रशासन में काम नहीं होता, तो पॉलिटिकल लोगों को अप्रोच करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करना पड़ता तो अपने अधिकारों के प्रति आप आरटीआई एक्टिविस्ट से बात करिए, पढ़े लिखे लोगों से बात करिए, जो वहाँ के लोग जानकार हैं उनको बात करिए। ये कह देना कि साहब हमें तो जानकारी नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। चलिए, अब तो काफ़ी बातें हो गई हैं, लेकिन इसके बारे में एक मुद्दा और भी है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि अभी आपकी काफ़ी सारी जो है नगर निगम भी है, नगर पंचायत की भी हम बात कर लेते हैं, नगर पालिका भी है, लेकिन नगर पंचायत एक पड़ती है डासना, और डासना में काफ़ी आपकी रिश्तेदारी भी हैं और काफ़ी लोग अपने हैं, और ख़ुद का अपना ही एक डासना है, आपको बहुत सपोर्ट करता है, फ़ैन फॉलोइंग आपकी अच्छी है। अच्छा, आप एक पार्टी है आरएलडी से आते हैं, और तो क्या लगता है चुनाव को लेकर के, क्या कोई अपना प्रत्याशी आप वहाँ उतार रहे हैं? जो सच्चाई को मानने में कोई बुराई नहीं है। हमारी जो पार्टी है बेसिकली वो रूरल बेस्ड पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो किसान सब गांव देहात में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि दासना एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, बिल्कुल, दासने का एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी को मजबूती से लड़ाएं और पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करें। दासना ही नहीं, हम लोग देखिए, मैं दूसरी उसका सोच का आदमी हूँ। मैं एक आपके माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहता हूँ कि जनता अच्छे आदमियों को चुने। जनता अगर खराब आदमी को चुनेगी तो आप अच्छा काम नहीं करा सकते। अच्छा काम, तो क्या लगता है कि पिछली बार अच्छा आदमी नहीं चुन पाई? नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, हमारे लिए तो सब अच्छे ही हैं, आपके लिए भी सब अच्छे हैं। बिल्कुल। ये फैसला जनता को करना है। और दिक्कत क्या है कि हमारे जो खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो राजनीति में छोटा रोजगार ढूंढ रहे हैं। जबकि राजनीति छोटा रोजगार की चीज नहीं है। राजनीति आपको प्रोटेक्ट करने की चीज है। अगर आपके अच्छे लोग राजनीतिक लोग होंगे तो आपके कारोबार में कोई दखल नहीं देगा, आपको अननेसेसरी कोई सताएगा नहीं, कोई पुलिस का प्रशासन का कोई दखल अनावश्यक रूप से नहीं होगा, बशर्ते कि आप कोई गलत काम ना करो। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ
कि पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ करके अच्छे लोगों को चुने, जो लोगों की साफ छवि हो, जिनकी सोच आगे 5 साल आगे की हो, मात्र अभी की सोच ना हो कि ये मेरा भैया है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा खानदान है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। आज भाजपा का भी हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाजपा को हम यहाँ कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। अच्छा, कमज़ोर की बात तो ये आ रही है कि लोगों को जैसे कि ये मुस्लिम गढ़ माना जाता है, डासना की हम बात कर रहे हैं पहले, तो यहाँ तकरीबन जो है 90% 85% आबादी जो है वो मुस्लिम है, और यहाँ अभी तक ये इतिहास रहा है कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत पाया है। और बात की जाए, हम मुस्लिम या हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बीजेपी वर्सेस जो भी लड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो बीजेपी को लेकर के कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। अब सब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। प्रदीप शर्मा भी हैं, डॉक्टर सोलत पाशा भी हैं, उधर हरिनाथ भी हैं, उधर दिनेश भी हैं, तो 4-4 तो खुद लड़ रहे हैं। लेकिन जबकि ये वो सीट है जहाँ पर 500 से ऊपर वोट कभी भाजपा का भी नहीं आ पाया, तो अब ऐसा क्या डर लगने लगा कि हम भाजपा को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं? नहीं, सवाल दासने का नहीं है। हाँ, सवाल आइडियोलॉजी का है। आइडियोलॉजी का। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बेस है शहर, और भारतीय जनता पार्टी वहीं से पनपी। गांव देहात में जो गई है, ये कभी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन चूंकि आपने डासना का स्पेसिफिक बात की, तो भारतीय जनता, मेरी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी डासना के को लेकर के बहुत मंथन कर रही है, और वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नगर पंचायत का चेयरमैन बने। अब वो अलग बात है, कई हैं, जैसे आपने प्रदीप शर्मा जी का नाम लिया, सौलत का नाम लिया, अच्छे लोग हैं सब, कोई उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और जो बाकी तो दिनेश है वो भी ठीक है, हरिनाथ जी से तो मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रदीप है, अच्छा लड़का है, सेकुलर है। वो अलग बात है कि भाजपा में चला गया है, वो ये अलग चीज़ होती है, लेकिन बेसिकली अच्छा लड़का है। और मैं तो दासने के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना चेयरमैन बनाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि भाजपा का चेयरमैन ना बन जाए, ये भी टारगेट रखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखें कि काम कराने वाला, काम वाला ही हो, काम वाला हो। मैं तो देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर अच्छा आदमी दूसरी बिरादरी का भी है तो भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। और गंदा आदमी अगर आपका भाई भी है, आप भी हो, मैं भी हूँ, नहीं सपोर्ट करना चाहिए। राजनीति बची है, एक राजनीति बची है जहाँ आदमी 10 लोगों की मदद कर सकता है, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। पिछले दिनों से जो स्टफ आया राजनीति में, चाहे वो बसपा के टाइम पे आया हो, चाहे सपा के टाइम पे आया हो, चाहे अब योगी जी के पहला 1 हो या पार्ट 2 हो, वो जो स्टफ राजनीति में आ रहा है वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। जिस जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। जनता परेशान है, वो अलग बात है, वोट तो देना ही देना है सबको। भाजपा वालों को भाजपा को देना, जो हम जैसे लोग हैं उन्हें भाजपा का विरोध ही करना है। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टफ है वो राजनीतिक स्टफ में उसको नहीं मानता। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमारे साथ हमारे गेस्ट कुंवर साहब मौजूद हैं, तो अब किस तरह से उन्होंने जनता को जागरूक करने की बात कही है, और जनता को इस तरह जागरूक होना चाहिए कि अपना नेता उन्हें पहचान लेना चाहिए कि वो किस प्रवृत्ति का है या किस प्रकृति का है। वो तो हम प्रवृत्ति की बात करेंगे कि वो आपका विकास करा सकता है, नहीं करा सकता है, और चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, इससे मतलब नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र का विकास करा सके, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको दिला सके। और एक बहुत ही जो अच्छी और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपके पास जागरूक होने के साथ साथ में जागरूक इतना होना ज़रूरी है कि आपके पास कई ऐसी सारी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा आप जागरूक होकर के अपने मुद्दों पर खुद अपना हक ले सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर और हमारे सहयोगी के साथ। और आपसे एक अपील भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और जो कमेंट्स हैं आपकी और जो सवाल हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली बार फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। विदा लेते हैं अब, धन्यवाद।